हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं सॉल्यूशन 2023 बीएससी एग्रीकल्चर 12th बेस का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन। पहला सवाल इसमें जो आया था वो ये था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अगर nth पावर ऑफ द डिस्टेंस से वेरी करे तो टाइम पीरियड जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस आर में है, तो अराउंड द सन कितना हो कैसे होगा किसी भी प्लेनेट का। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो असल में आपका सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है। अगर ये सेंट्रीपिटल का काम जो कर रहा है तो हमने इसे जी एम एम अपॉन आर की पावर एन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ से ओमेगा अगर निकालेंगे तो जी एम अपॉन आर एन प्लस वन पावर एक ऐड हो जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे इससे तो ये रूट में आ जाएगा। अगर मैं ओमेगा को लिख सकता हूँ 2π/t, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि जो ये टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर है वो बी सही है। आगे चलते हैं। दूसरे सवाल में पूछा हुआ है कि अगर एक बॉडी को हम क्या करते हैं ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं और किसी अर्थ के सरफेस से और उसे 10 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ जो है ऊपर लेके जाएं तो इसके लिए वेलोसिटी कितनी चाहिए होगी। तो हमें ये कंसेप्ट पता है कि टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो ये एनर्जी ली है सर ये सरफेस के लिए, और ये जहां पर उन्होंने पूछी है r प्लस एच पर, इसका मतलब r प्लस 10r। अगर मैं इसको जनरली सॉल्व करूं तो हाफ एम बी स्क्वायर आएगा जी एम स्मॉल एम अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन 11। इसको अगर हम देख रहे हैं तो ये वेलोसिटी जो आ जाएगी वो रूट ऑफ 20/11 इंटू जी आर। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ये कहा गया है कि दो आपके पास जो है सैटेलाइट है ए और बी, जिसमें से पहले का रेडियस 4r दूसरे का r है। अगर पहले की स्पीड 3v है तो दूसरे की स्पीड कितनी होगी। हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है रूट जी एम अपॉन आर। अगर मैं 2 का रेशियो लूंगा तो यहां से मुझे वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर। अगर 2 का कंपैरिजन करूंगा तो रूट ऑफ r2/r1। ये वेलोसिटी आपको 3v दी हुई है, ये रेडियस जो है वो आपको 4r दिया हुआ है। वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो ये आएगी vb इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ v, यानी कि ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, फ्लूइड मैकेनिक्स है। इसमें आपसे ये पूछा गया कि कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसा होता है। आपको पता है फ्लो जो है हम लेते हैं स्ट्रीमलाइन, लैमिनार, टर्बुलेंट। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म काम करता है। उसमें किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम क्या करें, किसी पाइप पे लेंगे, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेंगे तो यहां से गुजरने वाले हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल क्रॉसिंग अ गिवन पोजीशन इज कांस्टेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है वो सॉलिड फिजिक्स से पूछा है। इसमें कहा गया, कहते हैं जी अगर आपके पास एक फिक्स वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपको पता है वायर का अगर लेंगे तो एरिया इंटू लेंथ, इसमें से एरिया को लिख सकता हूं मैं वॉल्यूम अपॉन लेंथ। वी बार जो है हम वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है कि यंग मॉडुलस जो है वो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल की वैल्यू अगर निकालें तो ये आ रही है। आपसे ये पूछा गया कि अगर हम एरिया को रिप्लेस कर दें वॉल्यूम बाय लेंथ से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आ जाएगा डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर। ये पहचान है स्ट्रेट लाइन की। अगर ये स्ट्रेट लाइन की पहचान है, क्वेश्चन में यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब डेल्टा एल वर्सेस एल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आइडियल गैस दी है, एक्सपेंड पी टी पावर 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन पूछा है। इसमें आपको ये बताया गया है कि पी टी पावर 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मैं गामा बोलूं तो उसको बोला मैंने कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। आपके पास लीनियर एक्सपेंशन हो सकता है, सरफेस एक्सपेंशन हो सकता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो सकता है। डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी, पी टी पावर 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैंने इसको यहाँ पर प्रेशर को लिख दिया पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से। मैंने इसे लिख दिया एन आर टी अपॉन वॉल्यूम। यहां से मुझे दिख रहा है कि V इनवर्स
T रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर का क्यूब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। इसका मतलब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो 3 डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी, और हमने पिछली इक्वेशन से देखा था कि डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी है। तो इसका मतलब ये हुआ हम दोनों को अगर इक्वेट करें तो यहां से हमें गामा जो है वो 3 बाई टी नजर आ रहा है। तो गामा अगर 3 बाई टी नजर आ रहा है तो इसका मतलब हुआ हमारा ऑप्शन सही हुआ ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कारनोट इंजन दिया है। मैंने क्वेश्चन जब क्लासेस में हम लोग पढ़ा रहे थे तब भी हमने कहा था कि इंजन से जो है क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। एक कारनोट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी दी हुई है 1/10 और एक एज हीट इंजन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और रेफ्रिजरेटर है। तो अगर कहते हैं जी वर्क डन इसमें अगर 10 जूल है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर कितना होगा। आपके पास ये गिवन है, ये गिवन है। आपको एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस फैक्टर के बीच का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में। बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एफिशिएंसी डिवाइड बाय एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस फैक्टर वैल्यू पुट किया तो ये 9 आया। बीटा क्यू अपॉन डब्ल्यू, क्यू की वैल्यू पूछी है तो 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90 जूल इज द आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पूछा गया है कि एक टेम्परेचर ऑफ ए हाइपोथेटिकल गैस इंक्रीज टू √2 टाइम्स व्हेन कंप्रेस्ड adiabatically to half the volume. Its equation can be written as adiabatic process। आपको पता है कि इसके जनरल में हम जो टर्म लिखते हैं वी पी वी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, या हम इसको अगर इसमें चेंज भी कर सकते हैं टी और वी के रिलेशन में। हमने कुछ नहीं किया, हमने पहले और बाद के लिए बराबर कर दिया। इसमें आपको पहला जो वॉल्यूम है वो v दिया हुआ है, बाद वाला जो वॉल्यूम है v/2 दिया है और गामा जो है वो 3/2 दिया है। अगर हम इसको यहां से सॉल्व करते हैं तो 2 रेज टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू √2। इसका मतलब है कि गामा -1 जो ये पावर है 1/2 हो जाएगी, यानी गामा जो है वो 1 + 1/2 यानी कि इक्वल टू 3/2, यानी कि सही आंसर आना चाहिए P v रेज टू द पावर 3/2 कांस्टेंट। आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी से ही रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि एक अगर गैस को कंप्रेस कर दिया है, इसके ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/4 कर दिया है। 1/4 मतलब पहले जितना था उसका सिर्फ 1/4 रह गया। तो अगर शुरुआती ओरिजिनल टेम्परेचर 27 डिग्री है, 27 डिग्री इसका मतलब है इसे अगर हम केल्विन में बदलें तो ये 300 केल्विन आता है। हमने टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन, वॉल्यूम शुरू में V1 है और बाद में इन्होंने बोला है कि ये V/4 हो गया है। अगर हम इसको देखते हैं तो यहां से देखिए, अगर मैं ऊपर वाला जो है उसे काट देता हूं इससे, तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये है 1/4 रेज़ टू द पावर 1/2 मतलब 2 आया। 600 केल्विन, 600 केल्विन का मतलब है 327 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सवाल को ध्यान से पढ़ना है, इसमें लिखा है कि ये राइज कितना होगा। अरे भाई 27 तो पहले था ही और अब बढ़ के कितना हो गया 327, यानी कि जो चेंज आया है वो 300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मीडियम चेंजेस। आप याद रखिए कि ऐसी कंडीशन में फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। अगर आप इसको कांस्टेंट रखना चाहते हैं और टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी अगर बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि आपको वेवलेंथ बढ़ानी पड़ेगी, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। एक इक्वेशन दी हुई है एसएचएम के लिए कि x इज इक्वल टू a cos अल्फा t होल पावर 2 मोशन कैसी है। भाई इतना तो पता है कि अगर एक फंक्शन जो है वो t की टर्म में दिया हुआ है और ये कोसाइन फंक्शन है तो ऑसिलेटरी तो जाहिर सी बात है होगा ही होगा। अगर हमने क्या किया, इसको अगर चाहते हैं कि पीरियोडिक है कि नहीं तो हमने इसमें t प्लस स्मॉल t जो है वो पुट कर दिया t को ही। अगर हमने इसमें क्या किया, इसको अगर इसकी जगह हमने पुट कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ अल्फा t स्क्वायर प्लस इसको हमने क्या किया a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया।
अगर a प्लस बी होल स्क्वायर, अगर इसको एक्सपेंड करने पर हमें ये देख रहे हैं कि ये फंक्शन वापस से नहीं मिला हमें, इसका मतलब है ये ऑसिलेटरी तो है पर ये पीरियोडिक नहीं है। इसका मतलब है कि ऑसिलेटरी तो है बट पीरियोडिक नहीं है। यहां एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि आपने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया, सॉरी, लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्लॉक इज रेज्ड बाय 0.1%, उससे टाइम ऑफ द क्लॉक इन अ डे, एक दिन में कितना फर्क पड़ेगा। अगर मैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखूं तो t इज इक्वल टू 2 रूट एल अपॉन जी। अगर हमने देखा तो इसे हमने लिख लिया डेल्टा टी अपॉन टी, कॉन्स्टेंट है 1/2 डेल्टा एल बाई एल, इस ये दिया हुआ 0.1%, मतलब ये आना चाहिए 0.05%। लेकिन अब इसने पूछा कि एक दिन में कितना होगा, तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, यहाँ वैल्यू मिसिंग है 0.05, ये लगभग 43.2 सेकेंड बैठेगा, मतलब टाइम लॉस पर डे इज 43.2 सेकेंड। ये सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है जिसमें आपको सिग्निफिकेंट जो फिगर है उसके कुछ रूल्स दिए होते हैं, उसके अनुसार यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है कि एक बॉल को अगर h1 हाइट से गिरने में t टाइम लगता है और 2t टाइम लगता है किसी h2 हाइट से, तो आपको बताना है उन हाइट्स का मतलब उनका हाइट का रेशियो क्या होगा। हमें पता है कि फ्री फॉल के दौरान जो है वो टाइम पीरियड है √2h अपॉन जी। अगर मैं दोनों का रेशियो लूंगा तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √h है, तो t1 अपॉन t2 का कंपैरिजन, ये इन्होंने अगर एक को t दिया है दूसरे को 2t, हमने इसे काट दिया। अगर हम इसको इधर से स्क्वायर करके देखें तो h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू 1/4 स्क्वायर करने पर, यानी कि h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू 0.25। सी ऑप्शन दिया हुआ है। ये तो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ पर देखें, a डॉट बी अगर a क्रॉस b के बराबर मैग्नीट्यूड है तो इसका मतलब साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होना चाहिए। थीटा जो है वो π/4 पर ऐसा होगा, लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो हमें डी ऑप्शन चुनना पड़ेगा। जो सेकंड की सुई है उसके आपको जो है एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, आपको पता ही है वो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। टाइम पीरियड जो है आपके पास 60 सेकंड में एक चक्कर काट के आती है, तो 2π/t 2π/60 रेडियन पर सेकंड। आपको पता है प्रोजेक्टाइल पर जब कभी भी कोई चीज जाती है तो प्रोजेक्टाइल में जो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होती है वो होती है u cos थीटा। तो इसका मतलब है जब ये यहां से चली थी तो इसकी वेलोसिटी कुछ u थी, यानी यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ mu², और बाद में होगी वो हाफ mu cos थीटा का स्क्वायर, यानी कि cos 45 1/√2 का स्क्वायर, यानी कि ये टोटल आएगी वो हाफ mu²/2, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय 2। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ में हम लोग देखते हैं कि रॉकेट प्रोपल्शन नाम का एक टॉपिक आता है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के टॉपिक में पढ़ाया जाता है वो, तो इसी पर काम करता है। लीनियर मोमेंटम ए ऑप्शन। अगले में आ जाते हैं। यहाँ गड़बड़ हुई है थोड़ी सी, यहाँ पे गड़बड़ हुई है। इसका जवाब ये दिया हुआ है लेकिन ये गलत है, इसे होना चाहिए क्योंकि ये लार्जर इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन का केस है कि कॉफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो किस केस में होगा। वुड ऑन वुड तो बहुत कम होता है, स्टील ऑन स्टील भी कम होता है इसके मुकाबले। रबर टायर ऑन ड्राई कंक्रीट इज आंसर। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि 2 बॉडीज हैं, एक है m मास और एक है 4m मास, तो आपसे ये पूछा गया है कि इन दोनों में से जो ये अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो तो उनके लीनियर मोमेंटा का रेशियो बताना है। अगर हमें पता है इन दोनों का जो रिलेशन है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का, P इज इक्वल टू √2mE। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो P मुझे नजर आएगा √m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 2 का कंपैरिजन करूंगा तो √m1/m2। अगर E कांस्टेंट है तो इसका मतलब P अपॉन पहले वाले का मास m दिया हुआ है, दूसरे वाले का 4m,
मैं ये रेशो देखूंगा तो ये 1/2 यानी कि 1:2। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत ही कॉमन सा सवाल होता है। अगर मैं रोटेशनल एनर्जी को देखेंगे तो रोटेशनल एनर्जी होती है आपकी ½ mv² इंटू k²/r², और टोटल होनी चाहिए ½ mv², 1 + k²/r²। k²/r² एक सॉलिड स्फीयर के लिए, अगर होलो होता तो ये अलग से बताता, होती है 2/5। हमने तो क्या किया इसमें, 2/5 डिवाइड बाय 1 + 2/5, 7/5, यानी रेशो आया 2:7। डी इज द करेक्ट आंसर। पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन, याद रखिए एसआई यूनिट जो है वो या तो जूल होती है या वाट सेकेंड। इसे कभी भी न्यूटन सेकेंड में नहीं जो है वो एक्सप्रेस किया जाता। करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। ये कॉमन सा क्वेश्चन है ये, वैसे तो आजकल मतलब केमिस्ट्री वाले भी जो है इसको कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिट या लिबरेटेड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। यहाँ एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, 3 रजिस्टर्स बताया हुआ, एक ट्रायंगल बनाया हुआ है उसका, तो उसके बारे में ये बताया हुआ है कि 3 रजिस्टेंस है और सभी 4 ओम के हैं, तो ये 4 हो जाएगा, और ये 8 और 4 को अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे R1 R2 डिवाइड बाय R1 + R2 जो कि आएगा 8/3 ओम। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही ऑथेंटिक। इसका जवाब इस तरह से आएगा, हमें पता है कि पावर जो है वो v²/r होती है। अगर पावर v²/r है तो इसका मतलब है मैंने दोनों रेजिस्टेंस, बल्ब के रेजिस्टेंस को निकाला तो वो मुझे मिलेगा v²/p। मैंने v² जो है आपको सप्लाई दी गई है इसके लिए 220 वोल्ट रेटेड है। पहले वाले के लिए हमने जो रेजिस्टेंस देखा वो 1936, दूसरे वाले 100 वाट वाले के लिए देखा तो वो 484। अगर मैं 25 वाट के अंदर सेफ करंट देखूंगा तो V = IR, वो 0.11 एम्पियर, और सेफ करंट अगर मैं देखूंगा 100 वाट के बल्ब के अंदर तो वो आ रहा है 0.48 एम्पियर। अब इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या किया, इसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अगर इसे इन्होंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो हमने देखा कि उस समय सीरीज में जोड़ने पर इनका टोटल रेजिस्टेंस 1936 + 484 विच कम्स आउट टू बी 2420। अगर इसके अंदर हम करंट को देखेंगे तो वो आएगा 0.18 एम्पियर। ये तो झेल जाएगा इसको, तो फ्यूज कौन सा हो जाएगा, 0.11 एम्पियर वाला, और ये है 25 वाट का बल्ब, तो इसका मतलब सही जवाब है 25 वोल्ट। हाइलाइटर से भी हम इसको थोड़ा अगर हम तुक्का मारना चाहते तो हम ये कर सकते थे कि R = V²/P है, यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द पावर होता है। याद रखिए जब पावर कम होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो यानी कि वो क्या करेगा, वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यानी 25 वोल्ट सीरीज में है तो 25 वोल्ट जो है वो पहले फ्यूज होना चाहिए। ये हम लोग ग्राफ देखते ही हैं, ये बहुत बार देखने को मिलता है ये ग्राफ हमें। स्फीयर जो है वो आप अंदर देखते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी इज द करेक्ट। म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज बेस्ट अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि जो फील्ड कंसेप्ट है उससे सबसे ज्यादा अच्छे से पता चलता है इसका। आपको बताया गया है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों पर चार्ज सेम होता है, लेकिन प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले भारी है, यानी कि लेकिन इनका मोमेंटम जो है वो बराबर बताया गया है। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम इसका रेडियस निकालें तो वो होना चाहिए mv/bq। हमने दोनों को कंपेयर कर लिया, इसने ये तो देखो दोनों में ही सेम है और ये मोमेंटम खुद से भी सेम देके बोल रहा है, मतलब ये 1 आंसर आना चाहिए।
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम, अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहां पर काम करता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। मैग्नेटिज्म में आपने कुछ नहीं करना होता, नेगेटिव को साउथ से रिप्लेस कर देते हैं और पॉजिटिव को नॉर्थ से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि सही आंसर है साउथ टू नॉर्थ। फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल इज एफ, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, बस इसमें पूछा मैग्नेटिज्म में। अगर मैं कूलम्स लॉ की बात करूं मैग्नेटिज्म में, वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये इनकी पोल स्ट्रेंथ होती है, पोल स्ट्रेंथ। इन्होंने कहा जी इनको भी डबल कर दिया और इसका जो डिस्टेंस है वो भी क्या कर दिया इन्होंने, डबल कर दिया। डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स एंड द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल आर डबल, डबल होगा तो कुछ नहीं है 4 आएगा, नीचे के ऊपर कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है वो सी सही रहेगा, फोर्स में बदलाव नहीं होगा। ये बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का रेशियो है वो उनके वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें से आपको सेकेंडरी आउटपुट जो है वो सेकेंडरी कॉइल में होगा, तो यानी कि NS अपॉन NP इंटू EP ये दिया हुआ है आपको 5000, ये 500 इंटू 20, हमने देखा तो इसे हम काट सकते हैं 10 पर, जो कि वैल्यू आएगी 200 वोल्ट। एट रेजोनेंस पावर फैक्टर ऑफ LCR सर्किट, सर ये इसका आंसर इन्होंने गलत दिया हुआ है यूनिवर्सिटी ने, आंसर गिवन जो है वो 0 है, लेकिन नहीं इसे 1 होना चाहिए। LCR सर्किट पावर फैक्टर जो है वो जब रेजोनेंस की कंडीशन आपको पता है कि जिसमें XL जो है वो XC के बराबर हो जाता है, तो ये यूनिट आंसर है इसका, ये चैलेंज हो सकता है, ये चैलेंज किया जाएगा। LCR सर्किट में आपको बोला है कि इंडक्टेंस को अगर L से L/2 कर दिया और उसी में पूछा गया कि आपको जो कैपेसिटर है उसको कैसे चेंज करना पड़ेगा। आपको पता है कि ओमेगा L इज इक्वल टू, पिछले सवाल में ये था, ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ω c, कहता है ये L/2 है, आपको सेम रखना है, तो अगर ये 2 इधर जाएगा तो हमें इसे डबल करना पड़ेगा ताकि कट के बराबर रहे, यानी 2C इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन का क्वेश्चन पूछा है आपसे, जो रेंज होती है वो रूट ऑफ 2r/ht, जिसमें से r रेंज है, ये जो रेंज है d max, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है और ये हाइट ऑफ द टावर है। इसको जब हम इसके लिए सॉल्व करते हैं, इसके लिए तो ये 2πr/h/h2/4, इसमें से बाकी चीज जो है वो कट रही है, मतलब हमें डबल हाइट का जो है वो एंटीना जो है चाहिए होगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी, डबल्ड। YDSC में पूछा गया है, YDSC आपको पता ही है, ये रिलेशन हम इस्तेमाल करते हैं जब ये मैक्सिमम के लिए है तो A1/A2 + 1 स्क्वायर, A1 डिवाइड बाई A2 - 1 स्क्वायर। इसको हमने क्या किया, इसे 9:1 दिया, गिवन है, तो इसको अगर हम क्या करते हैं, इनमें हमने दोनों तरफ क्या किया, रूट कर दिया, तो ये 3/1 A1 + A2 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 3A1 - 3A2 इज इक्वल टू A1 + A2, 4A2 इज इक्वल टू 2A1, A1/A2 रेशो आया 2:1, इसका मतलब सही जवाब सी होगा। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज m, इफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज हाफ, आधा कर दिया, तो मैग्नीफाइंग पावर विल बिकम, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होता है, ये हाफ होगा तो जाहिर सी बात है ये डबल होना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ हेल्दी आई जो है वो 1 मिनट होती है, रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ हेल्दी आई जो है वो 1 मिनट होती है। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक जो थ्योरी होती है ना, उसमें हमें सिखाया जाता है कि H इज इक्वल टू hμ माइनस के hμ नॉट, तो ये 0 से तो ग्राफ जो है वो शुरू होने से रहा, तो फ्रीक्वेंसी के साइड में अगर हम देखेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो सही जवाब जो है वो ए आएगा।
डी ब्रॉगली वेवलेंथ दी हुई है पार्टिकल की, किस जो वेलोसिटी है 2.25 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ टू द एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो कितनी होगी। ये रिलेशन हमें पता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, एच अपॉन पी मोमेंटम। हमने यहाँ से इसको मास निकाला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हमने इस मास को यहाँ पुट कर दिया तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आई वो आई एच म्यू अपॉन 2 लैम्डा। फोटोन की काइनेटिक एनर्जी एच सी बाई लैम्डा। दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो ये निकला v अपॉन 2c। वैल्यू पुट करने पर आंसर आता है 2.25 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू 10⁸। इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर आना चाहिए 3/8। कैथोड rays enter a magnetic field normal to the lines of force in their path in the magnetic field is। आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जब इस्तेमाल करते हैं तो सर्कुलर मोशन में ही ऐसा हो सकता है कि फोर्स और वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर हो और इसका मतलब जो पाथ है वो सर्कुलर मोशन होगा। ये रेडियो एक्टिविटी का जो है वो कॉमन क्वेश्चन है कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो इज 3.8 days। आफ्टर हाउ मच डेज 19/20 ऑफ द सैंपल विल डिके। हमें जनरली देखा जाए तो ये 1 माइनस 19/20 मतलब इतना बच गया। तो उसको बचने के लिए हमने देखा कि 1/2 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 1/20। तो हमने पावर आगे ले ली, दोनों तरफ log लेने पर n log 2 इज इक्वल टू, यहाँ पावर 1 है तो 20, ये आएगा log 20 अपॉन log 2 विच कम्स आउट टू बी 4.321। और अगर हम कितना टाइम लेगा इसको करने के लिए तो हमने इसका n की वैल्यू है 4.31, हाफ लाइफ दी हुई है 3.8 days, मतलब ये सही जवाब होगा 16.42 मतलब अप्रोक्सीमेटली 16.43 days। मास नंबर अगर इंक्रीज करता है तो कौन सी क्वांटिटी जो न्यूक्लियस की चेंज नहीं होती है। आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में या न्यूक्लियर फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि डेंसिटी जो है वो बदलती नहीं है, सेम रहती है, डेंसिटी डू नॉट चेंज। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2+ इज। आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला जो हम शुरू में डिराइव करते हैं 13.6 z² अपॉन n²। और अगर मैं बात करूं Li2 पॉजिटिव, इसके लिए z इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 2। वैल्यू पुट की 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी, इसे सॉल्व करेंगे तो 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जवाब बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज सिमिलर मास टू ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने कोर्स के दौरान भी पढ़ा था कि असल में क्या है कि पॉजिट्रॉन जो है वो एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो और उसमें हमने एक चीज भी पढ़ी थी, जब पॉजिट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं तो गामा रेज बनती है, उससे एनिलेशन प्रोसेस कहते हैं उसको। और इसी प्रोसेस को जब उल्टा कर दिया जाता है, जब दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को किसी टारगेट पर टकराया जाता है तो वहाँ गामा रेज प्रोड्यूस होती है। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है एनर्जी को मास और मास को एनर्जी में बदलने का। पार्टिकल एंटी पार्टिकल थ्योरी होती है, मतलब नेचर में कोई भी चीज है उसका ऑपोजिट जरूर से जरूर एग्जिस्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट कॉज डिफ्लेक्शन ऑफ, भाई जो न्यूट्रल होगा उस पर वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे पाएगा। गामा रेज है यहाँ पर न्यूट्रल। 9 गेट में आपको पता ही है, दो चीजों का मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आप लोग ये है तो मतलब बाहर करते हैं, रिवर्स करते हैं उसको। बुलियन अलजेब्रा लास्ट में लिखाया था आप लोगों को, ये आपको पता ही है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 + बीटा। जब हम ट्रांजिस्टर में जो है पढ़ते हैं, अल्फा और बीटा जो है वो पैरामीटर है ट्रांजिस्टर के, करंट गेन और वोल्टेज गेन। लास्ट क्वेश्चन जो है नंबर 50, ये हमने सेमीकंडक्टर में हम थ्योरी में भी पढ़ते हैं इसको। इन अ पीएन जंक्शन अ बैरियर पोटेंशियल ऑफर रेजिस्टेंस टू free electron in n region and holes in p region, free electron in p region and holes in n region,
ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन, ओनली होल्स इन पी रीजन। जो बैरियर पोटेंशियल है वो असल में रजिस्टेंस शो करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एन रीजन में, इलेक्ट्रॉन्स को एन रीजन में और होल्स को पी रीजन में। तो आप ये चेक, ये आपने देखा है कि यहाँ पर जो है वो 3 क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर थोड़े गड़बड़ आए हैं, तो हमने आपको बता भी दिया है कि वो कौन कौन से सवाल हैं, तो आप उनको जो है वो चैलेंज भी कर सकते हैं। ये था हमारा जो है फिजिक्स का सॉल्यूशन। सभी बच्चों को उनके रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।